नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव शर्मा और आप सब देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। आपका स्वागत है देव और शुभकामनाएं। आपकी फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। थैंक यू निशा जी, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आपके शब्दों में आपकी फिल्म अंत द एंड 11 नवंबर को रिलीज हो रही है और नाम ही अपने आप में काफी कुछ कहा जाता है कि अंत मतलब हर चीज जो शुरू होती है उसका एक अंत होता है। चाहे वो बुराई हो तो उस पर अंत होता है अच्छाई का आगे। जैसे कि अभी जो दिन चल रहे हैं, जो नवरात्रि चल रही हैं, और हमारी तो माइथोलॉजी में ये बहुत ही फेमस कहानी है कि जो है बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो अंत द एंड जो टाइटल है, ये कहीं ना कहीं हर वो चीज़ जो बुरी होती है उसका एक अंत आता है अच्छाई के साथ। तो उसी बारे में हमारी फिल्म भी एक सस्पेंस थ्रिलर है, एक मर्डर मिस्ट्री है और बहुत सारी लेयर्स हैं इसके अंदर। यू कैन अंडरस्टैंड कि जब एक सस्पेंस फिल्म आती है तो उसमें कितने ट्विस्ट होते हैं, कितने टर्न होते हैं। और अराउंड मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि सिर्फ सस्पेंस और थ्रिलर ही नहीं है, काफ़ी सारा मसाला है इसके अंदर। प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म जब होती है तो एक बूफे जैसी होती है जहाँ पे आपको हर तरीके के जायके की चीज़ें खाने को मिलती हैं। दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट। इसमें कॉमेडी भी है, इसमें फन भी है, इसमें लव स्टोरी भी है, इसमें रोमांस भी है, इसमें एक्शन भी है, बट यस लॉट ऑफ लेयर्स एंड ट्विस्ट। और आपका किरदार? मेरे किरदार का नाम है सुमित, प्यार से मुझे सैम बुलाते हैं सब। और किरदार करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब कुलजीत जी ने मुझे ये नरेट किया था रोल, तो मुझे लगा ये एक ऐसा रोल है जो अभी तक मेरी किटी में नहीं आया। ये एक ऐसा किरदार है जो कहीं ना कहीं 3 पैरेलल ट्रैक चल रहे हैं फिल्म के अंदर और उन्हीं तीनों ट्रैक के अंदर समवेयर समहाउ ही इज इन्वॉल्व। दिव्या दत्ता जी जो इतनी जानी मानी हस्ती हैं, तो मैं उनका हस्बैंड प्ले कर रहा हूँ, ये एक ट्रैक है। समीक्षा जी, द मोस्ट ब्यूटीफुल द गॉर्जियस गर्ल इन आवर फिल्म, तो शी इज देयर, शी इज एन अपकमिंग एक्ट्रेस मॉडल जो अपना स्ट्रगल करने मुंबई आई हैं। मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ, तो ये भी एक ट्रैक है। एंड जहाँ इतने सारे मर्डर हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कौन कर रहा है, हर बार कोई नया नाम निकल आता है, हर बार कोई एक नया ट्विस्ट आ जाता है। तो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे, उसमें भी मैं इन्वॉल्व हूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थी करना। मैंने अभी तक एक मॉडल बॉय का रोल किया है या एक यंगस्टर यूथ आइकन टाइप का रोल किया है, एक गांव का लड़का मैं बना हूँ, अभी हाल ही में मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है उसमें। बट ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें बहुत सारे शेड्स थे। एंड एज एन एक्टर हम हमेशा चाहते हैं कि नवरस, जैसे बोला जाता है कि सारे के सारे रस जो मिलके एक अभिनय को तराशते हैं, अगर उस तरीके का किरदार करने को मिले, वो वर्सेटाइल रोल करने को मिले, तो क्यों नहीं। तो ये दिस वाज द रीजन आई सेड ओके टू सैम कि ये करूंगा मैं जरूर। दिव्या दत्ता के हस्बैंड बने हुए हैं जी। थोड़ा सा एलैबोरेट करिए जितना आप बता सकते हैं, किस तरह का हस्बैंड है ये, और उसकी गर्लफ्रेंड भी है एक बाहर जो एक्ट्रेस है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि देन वो ट्विस्ट और टर्न्स जो है वो निकल जाएंगे यहीं पे। नव भारत के जरिए ही हमारी फिल्म की काफी सारी चीजें बाहर आ जाएंगी क्योंकि हमारा टॉपिक ऐसा है, सस्पेंस है, तो वो सस्पेंस की लेयर्स मैं खोलना नहीं चाहूंगा। बट यस, दिव्या जी के साथ काम करके बहुत मजा आया। और दिव्या जी जो हैं उनसे ये यंग है और जब इसकी शादी होती है उनसे, तो देयर आर रीजंस व्हाई ही सेज यस टू इट। इसका एक पर्सनल एजेंडा होता है उसके पीछे। और दिव्या जी क्योंकि एक बहुत ही सीधी सादी मॉडर्न इंसान है इस फिल्म के अंदर, और वो जेन्युइनली बहुत प्यार करती हैं मुझसे। और मेरे पास ऐसे कुछ रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से मैं उन्हें हाँ बोलता हूँ शादी के लिए, और इस वजह से हमारी शादी होती है। और उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं वो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। चलिए देव, मुझे आपका भी प्रोफाइल जानना है। आप कहाँ से आते हैं, कब आए मुंबई, पहली फिल्म कौन सी थी, किसने पहला काम दिया था, और अब किस तरह का स्ट्रगल है कि अब आराम से काम मिलता है? बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और NSD स्कूल जो है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ मेरे नाना जी डायरेक्टर थे अलकाजी साहब के साथ। तो मैं जब भी नाना नानी जी के पास जाता था गर्मियों की छुट्टियों में, या तो मैं हमेशा NSD पहुंच जाता था कुछ ना कुछ देखने, कोई प्ले देखने के लिए। या कभी ऐसा होता था कोई त्योहार है तो घर पे कभी राज बब्बर जी आए हैं, कभी परेश रावल जी, नसीर साहब। तो जब ये लोग घर पे होते थे, दिवाली मान लीजिए कार्ड्स खेल रहे हैं सब बैठ के, तो जिस तरीके से ये लोग बात करते थे वो ऑरा मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था बचपन से। और मुझे लगता था कि यार, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ और छोटों की थोड़ा कम सुनी जाती है, तो मुझे लगता था यार जब मैं ऐसा कुछ बन जाऊंगा ना, तब सब मेरी बात सुनेंगे, मुझे मेरी बात कहने का मौका मिलेगा, मुझे समझना लोग शुरू करेंगे। तो एक परसेप्शन था मेरे पास कि जो मुझे हमेशा एनकरेज करता था कि मुझे एक्टिंग में कुछ ना कुछ करना है। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। मैंने वर्कशॉप शुरू करी NSD में जब मैं बड़ा हो रहा था, और उसके बाद आई केम टू मुंबई। मैंने आके मुंबई किशोर नमित कपूर, जहाँ से ऋतिक रोशन। तो आपने NSD में क्यों नहीं पढ़ाई की पूरी?
उसके पीछे एक रीज़न था कि एनएसडी मैंने सबसे पहले जब मैंने बताया कि मेरी एक्टिंग में रुचि है तो मेरे से सबने बोला कि देखो ग्रेजुएशन के बिना तो आपको एक्टिंग में नहीं भेजा जाएगा, तो यू हैव टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन फर्स्ट, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। अच्छा हुआ उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए इंकरेज किया। तो मैंने जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मैं आई वॉज ऑलरेडी 19-20 हो चुका था मैं। और एनएसडी का जो एक फोटे है उसके अंदर आप 3 साल का कोर्स करके 2 साल रिपर्टरी करते हैं। तो बाय द टाइम यू कम आउट ऑफ एनएसडी आर ऑलरेडी 25, और दिल्ली में आप 25 साल के हो चुके हो, फिर मुंबई आते हो, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाते हो, लिंक्स बनाते हो, एक सर्कल क्रिएट होता है, एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, उसमें 2-3 साल और निकल जाते हैं। हालांकि ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आगे बढ़ने का, लेकिन वो ये चाहते थे कि मैं इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर लूँ, और जहाँ ये नगरी है जो हमारी जादुई नगरी बोलते हैं, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, तो ये जहाँ है आप वहाँ जाके अगर अपने आप को तराशोगे तो साथ साथ आपकी ये पैरेलल चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये साथ साथ डेवलप होती जाएंगी। तो नाना जी क्योंकि एक्सपीरियंस है तो ही गेव मी अ फिक्स्ड प्लान कि बेटा देख इसमें इन चीज़ों के बीच में अगर तू चलेगा तो आई डोंट थिंक सो कि तेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और ऑब्वियसली क्योंकि वो एक्सपीरियंस थे तो मैंने उनकी बात सुनी। उन्होंने जिस तरह से मुझे बताया था कि पहले जाके सीखो, तो जॉनी लीवर जी मेरे अंकल लगते हैं, तो ही एडमिटेड मी इन किशोर नमित कपूर। उन्होंने वहाँ पे मुझे ज्वाइन कराया, वहाँ मैंने एडवांस एक्टिंग डिप्लोमा किया। उसके बाद सेकंड चीज़ जो मेरे नाना जी ने बोली थी कि एक्टिंग सीखने के बाद इमीडिएट रिस्पॉन्स कहाँ से आता है, आपको ऐसी जगह जाना चाहिए। तो नादिरा जी के पास जाके मैंने थिएटर किया, 2 साल में एकजुट थिएटर ग्रुप में काम कर रहा था। उसके बाद मैंने कमर्शियल एड्स की, जो थर्ड पार्ट था कि जब आप कमर्शियल एड्स करते हो तो आपको जल्दी जल्दी जो है दिखने का मौका मिलता है, आपका थोड़ा फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है। सो दैट वाज द थर्ड स्टेप, मैंने वो फॉलो किया। करीब 70-80 कमर्शियल एड शूट किए मैंने। फोर्थ ये था कि उन्होंने बोला सबसे बड़ा एक्टिंग स्कूल वो होता है जहाँ पे एक्चुअल में काम हो रहा होता है, फिल्म सेट। सो ही सेड कि इफ यू गेट अ चांस कि कहीं आपको असिस्ट करने का मौका मिले तो आप जरूर कीजिएगा। तो जो मेरा ये फोर्थ स्टेप था, ये टचवुड मेरे फर्स्ट स्टेप से कहीं ना कहीं कनेक्टेड था। व्हेन आई वाज डूइंग किशोर नमित कपूर कोर्स, तो ईशान रोशन जो ऋतिक रोशन के भाई हैं, राजेश रोशन जी के बेटे, ही वाज माय बैचमेट एंड क्रिश 3 शुरू होने वाली थी। तो उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि देव इफ यू आर इंटरेस्टेड कम एज एन इंटर्न एंड एज एन एडी वी नीड गुड पीपल ऑन बोर्ड। और मैं जाके मिला राकेश जी से और उनको पसंद आया मेरा थॉट प्रोसेस, और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था उस फिल्म में काम करना, उस फिल्म के जरिए उन सेट पे जाके सीखना कि कैसे एक्टर्स सेट को यूज़ करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। एंड ऋतिक रोशन वॉज ऑलवेज माई टिल टुडे ही इज़ माई फेवरेट एक्टर। तो विवेक जी, कंगना रनावत, प्रियंका चोपड़ा, कैसे ये लोग काम करते हैं, वो सब सीखने का मौका मिला। तो ये 4 स्टेप जब कंप्लीट हो गए थे तो ही सेट कि भाई 5वां फिर ये है कि आप जहाँ जाओगे आप में कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि आप ऑलरेडी एक रनिंग सेट से वॉक करके आ रहे हैं, तो आप जब ऑडिशन देंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। सो 5th स्टेप वाज व्हेन आई वाज रामोजी फिल्म सिटी में हम लोग कर रहे थे शूट क्रिश का। मैं मुंबई आया, मैंने कुछ 3 या 4 दिन बाद 3 सीरीज़ में ऑडिशन दिया और मुझे मेरी पहली फिल्म यारियां मिली जो दिव्या जी ने डायरेक्ट की थी। दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, आई वाज वन ऑफ द लीड इन दैट। उसके बाद हीरोपंती मिल गई, हीरोपंती में काफ़ी अच्छा रोल था मेरा। उसके बाद चीज़ें चलती गई, मुजफ्फरनगर, जंक्शन वाराणसी, दोस्ती जिंदाबाद। अभी हाल ही में मेरी अभी 7 तारीख को एक और फिल्म रिलीज़ हो रही है, उसी के सिटी 2 चल रहे हैं, आ भी जाओ पिया, एंड देन अन द एंड जिसका बहुत दिनों से वेट हो रहा था, अभी वो आ रही है। तो इस तरीके की जर्नी रही है थोड़ा। इस जर्नी में और ये सोने पे सुहागा हो जाता है यदि फिल्म इंडस्ट्री में आप काम करने आओ और आप धर्मा की फिल्म करो या यशराज की फिल्म करो, तो ये कितना दूर है कि ये दूर नहीं है। मुझे लगता है हर चीज़ का एक सही समय होता है। मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में ऑलमोस्ट फाइनलाइज था, लास्ट मोमेंट पे जाके कुछ चीज़ें ऐसा हुआ कि नहीं वर्कआउट हो रही थी, कुछ एक क्राइटेरियाज नहीं बैठ रहे थे तो वो नहीं हो पाया, बट आई वॉज ऑलमोस्ट फाइनलाइज। तो पुनीत मल्होत्रा जी वो फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, तो वो एक चीज़ थी जो होते होते थोड़ा सा आगे पीछे हुई। यशराज की अगर बोलें तो बल्कि ये भी धर्मा की थी तख्त, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल के लिए चीज़ें चल रही थी, बट समहाउ कहीं छोटा मोटा कुछ हो जाता है, क्राइटेरियाज होते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा ज़्यादा दूर है, काम करते रहेंगे, दिखते रहेंगे, अच्छा अभिनय करते रहेंगे तो इंडस्ट्री खुले हाथों से आपका स्वागत करती है, ये पक्की बात है। अच्छा, जो नए लोग आते हैं अगर आपका ये इंटरव्यू देखें तो बहुत कुछ सीख जाएंगे कि स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको क्या टिप्स देंगे आप? मतलब आप एक ऐसे घर से आते हैं जहाँ पे एनएसडी में आपके नाना जी डायरेक्टर थे, तो एक तो वहाँ से आप बहुत लेकर आए। हाँ जी, अब नए एक्टर्स के लिए ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहला स्टेप तो ये कि आपको अपने घर में ही अपने पेरेंट्स को, सिंस आई वॉज फ्रॉम द सेम साइड जहाँ पे इस चीज़ को समझा जाता है कि इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने के लिए एक सर्टेन टाइम देना पड़ता है, ये ऐसे हाथ घुमाया और काम नहीं मिल जाता है, एक प्रोसेस है। जैसे आप किसी कोई भी अदर फील्ड में होते हैं तो आपका एक
टाइम जाता है जिसमें आप एक जैसे MBA हो गया या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप 4 साल देते हैं उसको, उसके बाद जाके कहीं आपके प्लेसमेंट शुरू होते हैं, आपकी रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है, एंड देन जाके चीज़ें बेटर होनी शुरू होती हैं लाइफ में। उसी तरीके से एक्टिंग भी एक तरीके से एक पूरा स्कूलिंग है, एक प्रोसेस है। आप उसको सीखने के लिए क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा दिखती नहीं है, सक्सेस रेशियो बहुत कम है और गारंटी नहीं है किसी भी चीज़ की, तो इसलिए थोड़ा पेरेंट्स डाउटफुल रहते हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अगर उनके बच्चे में हुनर है या वो कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेके तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो फैमिली सपोर्ट मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ होती है। फैमिली सपोर्ट है, उसके बाद आप मुंबई आ गए अगर, तो मुंबई क्योंकि एक महंगा शहर है तो यहाँ पे डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुंबई आके जिम में अपनी बॉडी बना रहे हैं या डांस सीख रहे हैं जिसमें ये चीज़ों की इच्छा होती है, जिसमें ये चीज़ें इस फील्ड में आने की रुचि होती है, वो मुझे लगता है अपने शहर से ही अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि यहाँ आके आप एक 30,000 रुपये महीने के छोटे से फ्लैट में रह के अपने और खर्चों को ना बढ़ाएं। आप जब आएँ तो आप तैयार होके आएँ, जिससे कि आप डायरेक्ट आएँ तो आप ऑडिशंस दे पाएँ या आप सीख पाएँ, छोटी छोटी वर्कशॉप्स करते रहें कि आप कॉन्स्टेंटली अपने टैलेंट पे भी काम कर रहे हैं, फिजिकली आर रेडी। आप ऐसे फॉर्म में आए कि अगर कोई डायरेक्टर आपको देखे तो वो बोले कि यार ये फ्रेम वाइज मेरी चीज़ों में जा रहा है, इसको मैं ढाल लूंगा, इससे मैं काम निकाल लूंगा। तो वहाँ उस वाली स्टेज पे अगर आप मुंबई आते हैं तो आपके लिए स्ट्रगल ईजी हो जाता है। अगर आप यहीं आके शुरू से अपनी चीज़ों पे काम करना शुरू करते हैं तो वो एक प्रोसेस जो है लंबा खिंच जाता है और पेरेंट्स को लगता है कि 3 साल हो गए या 4 साल हो गए कुछ हो नहीं रहा है। तो ये एक चीज़ है मुझे लगता है कि तो जो लोग एक साल कोई काम नहीं कर पाते हैं, इनकी ये लूप होल्स हैं उनके, इस पे काम करना चाहिए जी। बिकॉज क्योंकि हमारा जो मीडियम है ये एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे हर चीज परफेक्ट दिखती है। आप नहीं देखेंगे कि कोई एक्टर जो है वो मोटा है, उसका पेट निकला हुआ है, या आप नहीं देखेंगे कोई एक्टर ऐसा है जो ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, जिसकी आवाज अच्छी नहीं है, जिससे डांस नहीं हो पा रहा है। ये लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो मुझे लगता है जब आपका एक बेसिक फ्रेम जो एक क्राइटेरिया होता है, या अगर आप करेक्टर आर्टिस्ट बनने आए हैं तो आप इतना अपने आप को मांझ के आइए कि यहाँ पे आए तो आपको अपने डायलेक्ट पे काम ना करना पड़े, आपकी स्पीच एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं जिन पे आप अपने घर से काम करके आएँ तो यहाँ पे आके इजी हो जाती हैं चीज़ें। अब चूंकि आपका बचपन ऐसे दिल्ली में बीता है, या नाना के यहाँ पे लोग आते थे, पुराने एक्टर्स आते थे, तो मुझे वहाँ से कोई ऐसा किस्सा आप बताइए जो आपको बताने में भी मज़ेदार लगे और लोगों को सुनने में भी अच्छा लगे, और आप आराम से बता सकते हैं, चाहे वो मतलब परेश रावल साहब का हो या जो भी आपको याद है, आपको लगता है ये किस्सा मुझे बताना चाहिए, किसी को पता नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक्टर का नाम लीजिए आप। नाम लूँ मैं? हाँ। अच्छा, राज बब्बर जी के बारे में कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत वेगली याद है, धुंधली याद है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, और राज बब्बर जी NSD में धूम मचा चुके थे, बहुत ही कमाल के परफॉर्मर थे, और नाना जी को अपना मतलब गॉड फादर ही मानते थे, अभी भी मानते हैं, बस नाना जी नहीं रहे अभी, 2 साल पहले उनका देहांत हुआ। बट तो मुझे याद है कि नाना जी उनको बोलते थे कि राज बेटा तू निकल जा मुंबई, बिकॉज जो तेरे पास है ना वो बहुत लोगों के पास नहीं है। किसी लोगों के पास लुक्स होते हैं, किसी के पास बॉडी होती है, किसी के पास आवाज होती है, किसी के पास टैलेंट होता है। यू हैव एवरीथिंग। तुम्हें ज्यादा दिन तक ना कोई अवॉइड नहीं कर पाएगा, नेग्लेक्ट नहीं कर पाएगा, और एक राइट प्रोजेक्ट एंड यू विल बी अ स्टार। तो ये मुझे बहुत अच्छे से याद है कि नाना जी बहुत फोर्सफुली बोलते हैं ना किसी को कि भाई यू हैव टू गो, और राज जी कहते थे कि अरे दादा आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। तो इस तरह की चीजें मुझे याद हैं, और भी कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट होंगे जहाँ पे मुझे लगता है कि नाना जी का जो विजन था वो बहुत क्लियर था, और उन्होंने मुझे भी एकदम से नहीं बोल दिया था कि तू मुंबई जा, तेरे लिए। जब उन्हें लगा कि वाकई अब लग रहा है कि ही इज सीरियस अबाउट इट, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था मेरा एक रुचि क्रिकेट में भी थी, मेरे को गिटार भी सीखना था, बहुत सारी चीज़ों। कहते हैं कि इसका चंचल मन बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है, बट व्हेन ही रियलाइज कि नहीं, हाँ अभी ही इज टोटली फोकस्ड, तब जाके उन्होंने मुझे बोला कि यू शुड गो एंड स्टार्ट योर जर्नी। देखिए, तख्त की और स्टूडेंट ऑफ द ईयर की बात नहीं बनी थी, लेकिन कभी कोई रिप्लेसमेंट स्टोरी हो कि आपको रिप्लेस कर दिया ऑन सेट, या पहले लॉक कर लिया, फिर भले आप नाम ना लें, जो भी ना शायद एक आध बार हुआ है ऐसा, और उसमें कभी कभी डेट्स का इश्यू होता है कि जो डेट्स उन्होंने मेरे से पहले मांगी थी उसमें मैं अवेलेबल था, बट उनकी किसी रीजंस की वजह से उनकी डेट्स आगे चली गई, और मैं किसी और को कमिटमेंट कर चुका था वो वाली डेट्स। ओके। तो ऐसे टाइम पे इस तरह की चीजें हुई हैं। और ऐसा कोई रिप्लेस नहीं हुआ है जिसमें आपको बहुत हर्ट हुआ हो कि अरे नहीं? ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इसका मैं थोड़ा सा डिफरेंट आंसर देता हूँ आपको, बड़ी हंसी आएगी सुन के कि मैं ना हमेशा दूसरी साइड रहा,
कि कोई रिप्लेस हुआ और मैं आया हूं। अच्छा। मैं हमेशा, और मैं इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि मुंबई इज ऑलवेज अ प्लेस वेयर इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज। इफ यू आर एट द राइट प्लेस, राइट टाइम, विद योर ऑल द गैजेट्स रेडी, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई काम आ जाएगा अचानक से। क्योंकि मुझे लगता है यारियां जब मुझे मिली थी तो somebody else was इन टॉक्स कि इसको लेते हैं, ये है वो है, कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं हुआ और इमीडिएटली मुझे वो चांस मिल गया। तो मैं इसे लकी भी समझूंगा कि क्योंकि मैं तैयार था उस टाइम पे, मुझ में उस टाइम पे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं थी, कोई अगर मुझे सेलेक्ट करता। तो ये एक रीजन था कि मैं हमेशा से एक बेटर रिप्लेसमेंट रहा। तो कहीं ना कहीं ये बात खलती भी है कि वाई नॉट फर्स्ट चॉइस। हालांकि अब ऐसा हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के पिछले 5-7 सालों में फर्स्ट चॉइस बन गया हूँ, बट जब शुरू हुआ था तो आई वॉज ऑलवेज द रिप्लेसमेंट। तो इस चीज से मायूस नहीं होना चाहिए कि आप जो है रिप्लेसमेंट होते हैं, क्योंकि जो चीज क्या मालूम आपको कि आप रिप्लेस होकर किसी और की जगह वहां आए और वो चीज ऐसी चल जाए। मान लीजिए कई बार ऐसे लोग होते हैं जो रिजेक्ट बोलते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे जम नहीं रही है लाइन स्टोरी, या मुझे मेरा पार्ट इतना क्रूशियल नहीं लग रहा है फिल्म के अंदर। बट आप नहीं जानते कि आपके शायद 2 मिनट के रोल से ही शायद कोई ऐसी चीज बन जाए कि ऑडियंस और जो मेकर्स हैं वो रातों रात आपके फैन बन जाए और आपको काम देने लगे। तो वी शुड नेवर से नो टू वर्क। आपकी जो ड्यूरेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसे कितने अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। राजपाल यादव जी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कहाँ छोटे छोटे किरदारों से, नवाज भाई इतने छोटे छोटे किरदारों से उन्होंने आज धूम मचा रखी है इंडस्ट्री के अंदर। पंकज त्रिपाठी जी, तो अगर ये लोग भी यही सोच लेते नहीं मैं बड़ा ही करूंगा या मेरे को छोटा नहीं करना है, तो शायद आज ये लोग यहाँ नहीं होते, कोई और होता। तो जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अपनी इस फिल्म के लिए और आने वाले तमाम प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच।